डॉग बाइट्स एमपी में आतंक की स्थिति है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शायद ही कोई शहर अछूता है। हालात रायपुर में भी अच्छे नहीं हैं। रोजाना सैकड़ों डॉग बाइट्स के केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि इंसान सड़क पर आने जाने से पहले 100 बार सोचता है। आज हम ऐसे ही कुछ घटनाओं और डॉग्स बाइट की पूरी समस्या पर बात करेंगे और इसके समाधान को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भोपाल में रहने वाली रिया पर पिछले दिनों आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में रिया बुरी तरह घायल हो गई। पिता बच्ची का इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत में सुधार है। भोपाल के ही गोविंदपुरा इलाके में कृष्ण रंजन शर्मा बीते सप्ताह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। शर्मा रुके, आवारा कुत्तों को पत्थर मार मार कर भगाने लगे तो पेट लवर से विवाद हो गया। इस बीच कुत्तों ने उन्हें बुरी तरह काट लिया। पूरे बदन में 40 घाव हो गए। ये कुत्ते तो आज मेरे प्राण ले लेते भाई साहब। अगर मैं जीन्स नहीं पहना होता, थोड़ा सा गिर जाता, ये तो मेरे को चीर फाड़ के खा जाते। और ये इनके मालिक मेरे ऊपर ही डंडे से हमला कर रहे थे। बताइए साहब, अब क्या सुनवाई होगी मेरी। नगर निगम कॉल सेंटर में स्ट्रीट डॉग्स की पिछले 6 महीनों में 1596 शिकायतें पेंडिंग है। अस्पताल में कुत्तों के काटने की वजह से औसतन 100 लोग पहुंच रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि वो 3 एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर चला रहा है, जहां 100 कुत्तों की रोजाना नसबंदी हो रही है। लेकिन ये मामले बता रहे हैं इसका कितना प्रभाव है। डॉग बाइट की घटना पर नियंत्रण पाने के लिए नगर निगम बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। राजधानी का व्यापक क्षेत्र फैला हुआ है। लगातार हमारी डॉग स्क्वाड की टीम डॉग बाइट पर कंट्रोल पाने के लिए काम करती है। हर दिन हमारी गाड़ियां किसी न किसी क्षेत्र में डॉग को पकड़ करके उनका वैक्सीनेशन करना, नसबंदी करना, इलाज करना, एबीसी एक्ट जो हमें परमिट करता है उसके तहत हम काम करते हैं। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए एनडीटीवी की मुहिम के बाद सरकार ने 15 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। इसमें 7 वरिष्ठ आईएएस अफसर भी थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सरकार का जवाब वही रटा रटाया। अभी इसमें बहुत चर्चा होना बाकी है, क्या फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास डॉग लवर्स, बर्ड लवर्स, ये सब भोपाल से मेरे पास आए थे मिलने। मैंने उनसे भी कहा था कि अपन एक बृहद बैठक करके जो ऐसे लोग हैं चर्चा करेंगे कि क्या इसमें होना चाहिए। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक कुत्तों के काटने के मामलों में 1854 शिकायतों के साथ भोपाल पहले नंबर पर है। इंदौर में यह आंकड़ा 923 था, जबलपुर में 877, वहीं ग्वालियर में 637। पूरे प्रदेश में कुत्तों के काटने के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 10 साल में 35,000 से बढ़कर 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। इम्यूनाइजेशन जो डॉग्स का होना चाहिए वो किसी भी बड़े शहर में नहीं होता है, तो सरकार को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि डॉग्स का इम्यूनाइजेशन रेबीज मुक्त भारत की ओर ज्यादा काम करें, ज्यादा कुत्तों की नसबंदियां बढ़ाएं। और डॉग फीडिंग स्पॉट्स को, जो कि हम कोर्ट ने अक्सर करके कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बार बार कहना है कि डॉग फीडिंग स्पॉट्स निर्धारित किए जाएं, वो भी अभी नहीं बने हैं। तो मेरे हिसाब से इस पे इन कुछ बिंदुओं पे सरकार को काम करने की जरूरत है। बेंगलुरु स्थित एक संस्थान के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भोपाल में हर 22 लोगों पर एक कुत्ता है। भोपाल नगर निगम ने अपने नसबंदी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 15 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिससे पशु जन नियंत्रण एबीसी केंद्रों की संख्या 3 से बढ़कर 9 की जाएगी। ये फंडिंग केंद्र सरकार की रेबीज फ्री सिटी पहल के तहत दी जाएगी, जिसमें भोपाल भी शामिल हो गया है। हालांकि 2024-25 के लिए 3 एबीसी केंद्रों ने 20,000 नसबंदी की योजना बनाई है, जबकि अनुमानित नए जन्मों की संख्या 60,000 से 75,000 के बीच है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के मुताबिक नसबंदी और जन्म दर के बीच का अंतर 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार लाख दावे करे कि वो आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ी कार्ययोजना तैयार कर रही है और इस कार्ययोजना के तहत ऐसे आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन वास्तविक तौर पर धरातल पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि रोजाना न सिर्फ आवारा कुत्तों की काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बल्कि शिकायत भी सैकड़ों की संख्या में आ रही है और परेशान हो रहे हैं तो आम लोग। और इन सब के बीच में अब आम लोग और पेट लवर्स के बीच कुत्तों के काटने और कुत्तों पर हमला करने को लेकर विवाद भी बनते नजर आ रहे हैं। भोपाल में कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी।
और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। नीति खरे एनिमल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर रमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरविंद खरे पूर्व डीएसपी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीति खरे, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि डॉग को तो सबसे वफादार एनिमल और माना जाता है और बहुत सारी खबरें हम ऐसे दिखाते भी हैं कि किस तरीके से एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए जान बचाई है, लेकिन अब यही स्थिति जो है नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब कुत्तों को, ऐसी खबरें हम दिखाते हैं कि कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसे कंडीशन सामने आ रही है? देखिए मैम, मुझे 24 साल तो सिर्फ भोपाल में हो गए हैं ये काम करते हुए, और पिछले 10 वर्षों से तो मैं ये लगातार सुनते आ रही हूँ कि इनका आतंक बढ़ गया है, इंसानियत हार गई है, शर्मसार हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में हमें लगता है हम इंसान हार गए हैं, क्योंकि देखिए डॉग्स तो हमेशा से रहे हैं, सदियों से रहे हैं। 23,000 साल पहले से जब आइसलैंड ख़त्म हो रहा था तब से वो डोमेस्टिकेटेड किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कभी भी हमारे इसका पार्ट नहीं थे, हमारा हिस्सा नहीं थे। हम डोमेस्टिकेट करते थे इनको, हम अच्छी तरीके से इनको रखते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशंस हो गई, शायद उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। हम हमेशा सिर्फ एक समस्या उठा के आते हैं विदाउट सॉल्यूशंस। मैक्सिमम सॉल्यूशंस ये दिया जाता है कि उनके फीडिंग पॉइंट्स नहीं हैं या स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है, पर पहले ऐसा नहीं था मैम। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनकी टेरिटरी जो है वो सीमित कर दी गई है। इतना ज़्यादा मतलब अर्बनाइजेशन हो गया है कि इनके पास अब जगह बची नहीं है। तो डॉग बाइट्स के जो कारण हैं, हमें सबसे पहले मूल कारणों पे काम करना होगा। पहली चीज़ खाने की प्रॉब्लम, सेकंड फीडिंग करने के जो पॉइंट्स हैं वो ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनका एनिमल बिहेवियर समझना। थर्ड, इनकी टेरिटरी, जो टेरिटरी फाइट्स होती हैं उसी के बीच में ये अग्रेशन बढ़ता है, जिसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है न्यूट्रिंग। और चौथा मैम, हर माँ अपने बच्चे को बचाती है, तो जहाँ जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स रहती हैं वहाँ पे अगर कोई भी जाएगा तो मदर अग्रेशन में आके काट सकती है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ इट, बट हम कभी भी उस बारे में बात नहीं करते हैं। या तो हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं, या फिर ज़्यादातर मैंने देखा है कि एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पेट लवर्स वर्सेस नॉन पेट लवर्स टॉपिक वो आके निकलता है बाहर। आप देखिए ना, कुत्ता तो काटता है, उसका इंजेक्शन होता है, लेकिन आप लड़ाइयाँ देखिए, आप आए दिन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे यही देखेंगे कि इसने इसका सिर फोड़ दिया, वो जेल में है, वो थाने में चले गए। इससे सॉल्यूशन थोड़ी निकल रहा है मैम। तो दीपिका जी, आई वुड प्रेफर कि हम लोग सब मिलके, साथ मिलके, जैसे मैंने अपने कॉलोनी में करके तो रखा कुल हुआ है, मिलाकर मैंने नीति उनकी जी प्रॉब्लम जो है responsibility और खुद ज्यादा लेकर रखी है। कॉम्प्लिकेट हो रही है, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे आपके अकॉर्डिंगली। अरविंद खरे सर, ये बताइए जरा, क्योंकि आपका तो लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने प्रशासनिक सेवाओं में अपना बड़ा समय दिया है सर, क्योंकि यहाँ पे नीति जी का कहना है कि ये समस्या जो है कुछ सालों से आ रही है। क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा अब उग्र बनती जा रही है? नहीं, हमारा पुलिस के दृष्टिकोण से मैं बताऊं आपको, जो पालतू कुत्ते हैं, पालतू जानवर हैं, ये कोई काटें तो उसमें 291 बीएनएस की धारा है, जिसमें बहुत ही मिनिमम जुर्माना 1,000 और 6 महीने की सजा होती है। आवारा कुत्ते यदि काटते हैं किसी को, इसके संबंध में आईपीसी और बीएनएस में कोई प्रोविजन नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी लोकल जिला प्रशासन की रहती है, और पुलिस चाहे कर भी इनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करती। आवारा कुत्ते किसी को काटे या काट के मार डाले तो उसमें भी यदि मुकदमा कायम पुलिस किसी के खिलाफ कर नहीं सकती, क्योंकि शासन ही है, नगर निगम शासन की अंग है। इसमें मिलता जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है, वो लोग इसमें ढंग से काम नहीं करती। जो भी नीति मैम बोल रही थी, उस हिसाब से जो सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही, वो एक ऑप्शन है। इसके अलावा आवारा कुत्ता का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ बच के ही रहना पड़ेगा। तो भारतीय कानून में इनके आवारा कुत्ते किसी को काटे या मार डाले, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर, सिर्फ रोज पालतू 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं जिसके द्वारा कहा जाता है कि हम तमाम कोशिशें की जा रही है। नगर निगम के अपने दावे होते हैं, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उनकी अपनी तमाम कोशिशें हैं, लेकिन इसके बावजूद केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ एमपी छत्तीसगढ़ में, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे तो मामले जो है सामने आते भी नहीं है। कानूनी पूरी छूट है ना, आवारा कुत्तों के लिए भारत दंड विधान में कोई प्रोविजन है नहीं है, और इसकी जिम्मेदार कौन है?
नगर पालिका, और नगर पालिका में विशेष तौर पर वो दस्ता जो कुत्तों की देखभाल के लिए नियत होता है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर नहीं सकते, क्योंकि वो शासन का ही अंग है। शासन कभी अपने खिलाफ मुकदमा थोड़ी दर्ज कर सकता। इसका उपाय सिर्फ सामाजिक, सोशल और रिफॉर्मेशन, जो कुत्तों के बारे में जो प्रोविजन है वही किए जाएं, या इनको एक साथ ऐसा जंगल में कोई ऐसा बाड़ा बनाए गवर्नमेंट, ताकि सारे कुत्ते वहां पर रख सकते। उनके लिए भी तो बन सकती है व्यवस्था। शासन चाहे, शासन की विल पावर चाहो, तो ऐसे हर संभाग में जंगलों में इतनी जगह है, सारे आवारा कुत्तों को वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, ये पुलिस का जहाँ तक विचार है, या पुलिस का जो पक्ष है, पुलिस में इसमें कोई पावर पुलिस को है नहीं मैडम। ठीक है डॉक्टर रविंद्र, कितने केसेस रोजाना डॉग बाइट के अस्पताल में आते हैं? थैंक यू दीपिका एंड गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, हम ये डिबेट कर किस बात के लिए रहे हैं। डॉग बाइट तो मरीज को डॉग ने काट दिया, लेकिन उससे होता क्या है? WHO द्वारा ये बताया गया है कि डॉग बाइट से रेबीज जो इन्फेक्शन है, इट्स अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। ठीक है, ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जो कि ऑलमोस्ट हर साल 60,000 पेशेंट्स की इससे डेथ होती है रेबीज की वजह से। अब रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है किसी भी जानवर के काटने से, जो कि ऑलरेडी वायरस से संक्रमित है। ये वायरस जो जानवर के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डॉग बाइट्स होती हैं, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। पेशेंट को हमें ये एडवाइस किया जाता है, जब भी हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट या इमरजेंसी में आता है डॉग बाइट के साथ, सबसे पहले 3 चीजें पेशेंट को ध्यान रखनी है। जब भी डॉग बाइट होता है, अगर पेशेंट को डॉग बाइट, सिंगल डॉग बाइट है और पेशेंट का कोई स्किन में ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुआ है, कोई कट नहीं है, और खाली एक उसको लिकिंग हुई है, मतलब डॉग ने उसको चाट लिया है, जो कि हो सकता है कि वो रेबीज के वायरस से संक्रमित है, तो आप उसको 15 मिनट तक कम से कम अच्छे साफ करिए। ठीक है, सोप एंड वाटर से उसको क्लीन करिए, वॉश करिए, और उसके बाद उस पर आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, पोविडोन आयोडीन की क्रीम लगा सकते हैं। 15 मिनट्स तो कम से कम आपको उसको साफ करके धो के रखना है। उसमें आपको कोई एंटी रेबीज वैक्सीनेशन या आपको कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 पेशेंट्स में पेशेंट को अगर डॉग ने काटा है, बाइट किया है, जिसमें पेशेंट को हल्का क्या कहते हैं स्क्रैच हुआ है, ठीक है, तो उस पेशेंट में लेकिन ब्लीडिंग नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तो पेशेंट को वैक्सीनेशन का पूरा डोज कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास 2 वैक्सीन होती हैं, जो कि मसल में भी लगती है और स्किन में भी लगती है, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल का ये फायदा होता है कि उसकी वैक्सीनेशन डोजिंग थोड़ी कम होती है, तो पेशेंट का कंप्लायंस ज्यादा रहता है। और कैटेगरी 3 बाइट में पेशेंट को मल्टीपल डॉग बाइट्स हो सकती हैं, फेस पे हो सकती है, जेनिटल्स में हो सकती हैं, जो हमारे पास इमरजेंसी में बहुत ऐसे केसेस भी आते हैं, जो कि घर के कुत्ते ने उनको जबड़े को पकड़ लिया, जेनिटल्स में काटा है। उन केसेस में, या पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है डॉग बाइट की वजह से, उन केसेस में हम पेशेंट को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडवाइस करते हैं, जो कि डायरेक्टली जहां पे वुंड है उस पे हम जो इंजेक्शन है वो इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। घबराने की बात नहीं होती है। पेशेंट को अगर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस टाइमली दे दिया जाए, ठीक है, और हम जो कि डॉग संक्रमित है जिस रेबीज वायरस से, एटलीस्ट 10 डेज के लिए हम उसको मॉनिटर करें। 99% केसेस WHO द्वारा ये बताया गया है कि ये डॉग बाइट्स की वजह से रेबीज होता है। रेस्ट 1% केसेस कैन बी फ्रॉम अदर एनिमल्स लाइक कैट्स, है ना, कैट्स हो गई, बैट हो गई, वो भी बैट्स जो कि ब्लड सकिंग बैट्स हैं। इंडिया में ऐसा ब्लड सकिंग बैट्स के इतने इंसिडेंट्स नहीं है। ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे ये पब्लिक एक कंसर्न बना हुआ है बैट्स की वजह से। इंडिया में हमारे स्पेसिफिकली डॉग्स ही हैं जो कि ये रेबीज को करते हैं। और रेबीज का मतलब क्या है कि पेशेंट को जो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज, ठीक है, उसमें मतलब जो वायरस है वो पेशेंट के ब्लड से ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, तब पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो जब पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स रेबीज के आना शुरू हो गए, देन रेबीज बिकम्स 100% फेटल। मतलब उसमें आप पेशेंट को जान बचाना नामुमकिन है। अगर पेशेंट को साइन सिम्टम्स रेबीज के आ गए हैं और वो वायरस ब्रेन में पहुंच गया है, उसमें भी रेबीज के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरालिसिस के और एक होता है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब ये हो गया कि पेशेंट को एकदम से बहुत ज्यादा सिम्टम्स तुरंत आएंगे, जिसमें पेशेंट हाइपर एक्साइटेबल होगा,
पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, पेशेंट को पानी का डर होगा, एयर का डर होगा, और पेशेंट अल्टीमेटली हो सकता है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो जाए। जी। और जो दूसरा टाइप का रेबीज का इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरालिटिक। पैरालिटिक में पेशेंट को जहां पे एनिमल बाइट जब बाइट किया है वुंड में, वहां से स्लोली प्रोग्रेस करेगा उसको पैरालिसिस। तो उसका जो टाइम पीरियड है इट इज लिटिल लॉन्गर कंपेयर टू फ्यूरियस, बट अल्टीमेटली अगर साइंस एंड सिम्टम्स रेबीज के हैं तो मोर्टेलिटी इज ऑलमोस्ट 100%। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से एक स्टेप वाइज कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ कभी कभी हम देखते हैं कि जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है सल्यूशन डॉक्टर आपने बहुत ही डिटेल में बताया। सभाजीत यादव पूर्व नगर कमिश्नर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभाजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब भी ऐसे केसेस डॉग बाइट्स के केसेस सामने आते हैं तो सबसे पहले लोगों का गुस्सा नगर निगम पर ही फूटता है, क्योंकि इसमें सीधा कहा जाता है कि नगर निगम का ये फेलियर है, उनका मिसमैनेजमेंट है, इसी के चलते डॉग बाइट के केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम बजट आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हम इस तरीके से तमाम पॉलिसीज चला रहे हैं, ये कोशिशें चल रही हैं, ये सेंटर्स चला रहे हैं, इसके बावजूद से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है, केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है और उनका जो नेचुरल हैबिटेशंस था वो इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। तो ये तो सही है, लेकिन साथ में ये भी सही है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नगर निगम कोई प्रयास नहीं कर रहा है। दो दिशाओं में उसको काम करना होता है। एक तो उनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए उनका नसबंदी की जाती है, दूसरा जो है उनको कहीं इकट्ठा करने की भी कई जगह तो ये भी बात आ रही है कि भाई अब उनके लिए भी ऐसे अभयारण्य टाइप का कुछ चीजें बनाई जाए, क्योंकि लार्ज स्केल में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और देखिए कि जो काटने वाली प्रॉब्लम्स हैं ये दो स्वरूप में सामान्यतया दिखती है। एक तो जब डॉग पागल हो जाता है तभी वो ज्यादा खतरनाक स्थिति में आता है। दूसरे कभी कभी वो स्थितियां भी आती हैं कि वो भय से प्रेरित होता है लोगों से, और उसमें भी वो मतलब अटैक करने की स्थिति में आ जाते हैं। जहां वो सामूहिक रूप से 2-4 कुत्ते इकट्ठे रहते हैं वहां और तेजी से वो अटैक करते हैं। तो इस दिशा में देखिए प्रयास तो निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। अब वो चीजें तो लाई नहीं जा सकती जिस वातावरण में वो रहते थे, उस वातावरण में बहुत कम केसेस हुआ करते थे। अब विभिन्न प्रकार के जैसे साउंड पोल्यूशन है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको एक्साइट करती हैं, उनकी नेचुरल लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, और वो अगर पागल नहीं भी हुए रहते तो भी उनमें मतलब इस दिशा में मतलब काटने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाती है। सभाजी जी, आपने कहा कि तमाम कोशिश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका रिजल्ट ही ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमें अपनी कोशिशों के पैटर्न को बदलना चाहिए? नहीं, कोशिशों को पैटर्न भी हमने बताया कि वो बदला जा रहा है और ऐसा नहीं है। देखिए, हमने अभी चूंकि पुलिस के अफसर्स भी बैठे, एक बताया भाई कानून बना है, इसके बाद भी अपराध तो होते हैं ना, कानून बनने के बाद भी अपराध होते हैं। तो ये इसको नहीं कहा जा सकता कि जो प्रयास किया जा रहा है वो इस समस्या है और उसके निदान की दिशा में एक कदम उठाया गया है और वो निरंतर जारी है। समस्या गंभीर हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और उसी अनुपात में हो सकता है कि लोगों के निगम लेकिन के पास यादव जी, अब ये समस्या अब नासूर बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए डॉग्स की एक डेफिनेशन होती थी, बड़े ही पॉजिटिवली लोग देखते थे कि सबसे वफादार है, बड़ा लविंग केयरिंग इस तरीके से। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से बदलते जा रही है। तो इसको तो समय रहते हमें इस प्रॉब्लम को, हमें प्रॉब्लम पता है तो इसका सोल्यूशन भी हमें पता होना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए, सख्ती से कदम उठाना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। नीति खरे, क्या आपको इसका सोल्यूशन नजर आता है? क्योंकि देखिए जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि तलवार से खिंच जाती है पेट लवर्स और नगर निगम के बीच। अक्सर हम ऐसी कंडीशंस देखते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाते हैं।
दीपिका जी, पहले तो मैं जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं रिस्पेक्टेड, उनके बिहाफ पे ही बोलना चाहती हूँ। जैसे सबने अपना अपना बहुत अच्छा बोला। मैं बाय प्रोफेशन एक प्रिंसिपल हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अभी 6 महीने पहले ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी है ताकि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। मैं स्कूलों में जा रही हूँ और जो डॉक्टर साहब ने बताया रेबीज़ के बारे में, उतना डिटेल में तो नहीं, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस बारे में अवेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये क्योरेबल नहीं है रेबीज़, लेकिन प्रिवेंटेबल ज़रूर है दीपिका जी, और ये सब पैनलिस्ट मानेंगे। दूसरी चीज़ जो सर ने बोली पहले कि इनको कहीं दूर दराज छोड़ा जाए, तो वो तो मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया में जंगल ही जंगल है। और दीपिका जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, रात को कौन आता है, वो कौन सी गाड़ी आती है, हमको आज तक नहीं पता पड़ा, लेकिन सवेरे इतने डॉग्स छोड़े जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईवे है और हाईवे पे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोगों को ये गलत फहमी कि रेस्टोरेंट पे छोड़ दिया जाए तो ये बच्चों को खाना तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो लोग इधर उधर दौड़ते हैं। और देखिए, अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम शिक्षित लोग हैं। डॉग शिक्षित नहीं हो सकते, लेकिन हम तो हैं, हम तो अपना चला सकते हैं दिमाग। हम 3 कैटेगरी में डॉग्स को बांटते हैं। पहला कैटेगरी कम्युनिटी डॉग्स, जैसे हम जैसे लोग उनको संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका न्यूट्रिंग करते हैं, उनका फीडिंग करते हैं, उनका वैक्सीनेशन करते हैं। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम जैसे डॉग लवर्स जिसे कहा जाता है। और नॉन डिस्प्यूटेड, ये भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मेरी कॉलोनी में सिर्फ एक क्रूअल्टी केस हुआ और कोई लड़ाई नहीं होती है। दूसरा होता है स्ट्रीट डॉग्स। ये स्ट्रीट डॉग्स ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, क्योंकि इनके पॉपुलेशन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें रीलोकेशन फैक्टर किसी ने भी अभी तक नहीं ऐड किया। आप रीलोकेट करेंगे तो हम जैसे एनिमल लवर्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, नगर निगम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि नगर निगम की गाड़ी बुलवा ली और कुत्ते पकड़ा दिए। वो इतना दूर भागेंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ चले गए। तीसरा मैम, जिस पे फिर किसी ने कभी बात नहीं करी है, किसी पैनल ने नहीं, किसी चैनल ने नहीं, जो ये अबैंडन डॉग्स रहते हैं, जो आपने पाल के छोड़ दिए रास्ते पे, कभी आपने सोचा कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी? वो तो वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं। बाकी के कुत्ते उनको काटते हैं क्योंकि उनको दूसरी एरिया में छोड़ दिया गया है, तो वो आउट ऑफ फियर, जैसे सर ने अभी कहा कि डर के मारे भी करते हैं। तो दीपिका जी, मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे, कि इतना बायस्ड ना रहें जानवरों को लेकर। चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे कोई भी जानवर हो हमारे आसपास, हर एक के धर्म में भी लिखा गया है ये कि उनको हम कोएग्जिस्टेंस नहीं देंगे तो हम मुसीबत में रहेंगे। हमें सुधरना पड़ेगा, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, वो अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट वे इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि एक दूसरे पे आरोप मढ़ो। मैं अभी पूरे समय यही देख रही हूँ, इनने ये नहीं किया, उनने ये नहीं किया। हमने क्या किया, वो किसने बोला? मैं तो धड़ल्ले से बोल रही हूँ कि 2005 से आप मेरा रिकॉर्ड देखिए कि मैंने कितने न्यूट्रिंग करवाए हैं, मुझे खुद को याद नहीं है। अभी 3 दिन पहले संडे के दिन मैंने फिर 4 कुत्तों को भेजा जो रिलोकेटेड थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। उनका तो अपना कंट्रीब्यूशन है, तो इस हिसाब से क्या लोगों को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है? क्या अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है? लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो? नहीं, लोग इसमें कोई ज्यादा डॉग लवर बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। 1-2 शहर में 2-4 डॉग लवर मिलते हैं, बाकी सब लोग कुत्तों से अवॉइड ही करते हैं और डरते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं। और हमारा एक सुझाव है कि तो जो कानून बना है हमारा, उसमें एक अच्छा सख्त कानून बने कुत्ते काटने का, खासतौर से पालतू कुत्तों का। और जो आवारा कुत्ते हैं, इनके लिए हमारे प्रदेश के IAS और मंत्री लोग विदेश में जाते हैं, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में आवारा कुत्ते क्यों नहीं मिलते? वहाँ का प्रोविजन, वहाँ का सिस्टम सीख के आए। विदेश में सभी तो यात्रा करते हैं प्रदेश के हमारे मंत्री महोदय, IAS लोग। इनका जिम्मेदारी है कि इनको जाना चाहिए, विदेशों में सीख के आना चाहिए वहाँ कौन सा प्रोविजन अपनाते हैं। वहाँ आवारा कुत्ते देखने को नहीं मिलते, और जो पालतू कुत्ते हैं वो भी बड़े सिस्टमेटिक कुल मिला के नियम से सिस्टम रहते की हैं। यहाँ पे बड़ी खामी आप जिस तरीके से कह रही हैं कि मैडम, यहाँ पे हमारा ये सिस्टम को एक सिस्टम सख्त सुधारने के कदम लिए उठाना चाहिए। डॉक्टर अमित, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि फर्स्ट टाइम किसी को अगर डॉग बाइट का केस सामने आता है तो कैसे वो बचाव कर सकता है। सपोज मान लिया जाए कोई रिमोट एरिया में है, कोई बीमार है, उसके साथ ऐसी घटना घटे तो उसको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? और कंडीशन ये है कि वो अस्पताल में उसके घर से बहुत दूर है, तो वो कैसे अपने आप को बचाए? मैम, हमारी ही कंट्री में ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट।
बाहर की कंट्रीज में आप जाएंगे तो ये बहुत ही महंगी वैक्सीन होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन तो उससे भी ज्यादा महंगी है, और वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंगली दी जाती है। अगर आप रिमोट एरियाज की, तभी ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, ग्लोबल बर्डन है। क्योंकि पेशेंट अगर गरीब है, पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग रेबीज अगर उसको है, देन मोर्टेलिटी तो 100% है ही। तो फर्स्ट थिंग तो यही करना है कि आपको पहले देखना है कि आपको कुत्ते ने जहां काटा है वो किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1 में है, 2 में है, 3 में है, आपकी स्किन से ब्लीडिंग हुई है कि नहीं हुई है, आपको कुत्ते ने खाली चाटा है कि प्रॉपरली उसने दांत गड़े हैं अंदर। तो ये सबसे पहले आप देखें, नोटिस करें, और फिर मिनिमम 15 टू 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक कम से कम आप सोप एंड वाटर से थॉरली अपने वुंड को क्लीन करें, ताकि जो भी सलाइवा से उसका वायरस आपके वुंड स्किन पे, ब्रोकन स्किन में गया है, उसको आप एटलीस्ट वहां से वॉश कर सकें। और अपना एंटीसेप्टिक घर पे, अगर आप कम से कम, हमें एज अ फर्स्ट एड की तरह हमें अपने घर पे एक एंटीसेप्टिक आयोडीन, पॉविटोन आयोडीन या कोई भी एंटीसेप्टिक हमें रखना चाहिए और वो अप्लाई कर देना चाहिए। इसके लिए आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना ही है। अगर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है तो आपको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, जो कि हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, तो वो आपको कहीं भी, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर चले जाएं, सेकेंडरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, तो वो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाई जा सकती है। सेकेंडली, इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सपोज किसी रैबिट डॉग ने या अनप्रोवोक्ड बाइट है, तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा गया है कि तो बिल्कुल माफी के साथ रोकना चाहूंगी डॉक्टर अमित आपको, क्योंकि यहाँ पे समय हमारे पास इतना ही है। अहम सुझाव आपने दिए हैं। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।